पिछले पार्ट में मैंने आपको स्वर संधि की परिभाषा और उसके भेद समझाए थे। आज मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में बताऊंगी कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है। किसी व्यंजन के व्यंजन अथवा स्वर के साथ मेल होने पर उत्पन्न परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसमें क्या है कि देखो, व्यंजन संधि में क्या है कि व्यंजन का अगर किसी स्वर के साथ या व्यंजन के साथ मेल होता है और मेल होने से जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाती है। अब इसमें कुछ नियम है व्यंजन संधि के। वो नियम कौन कौन से हैं? जैसे पहला नियम है कि अगर किसी भी वर्ग का क, च, ट, त, प यानी पहला अक्षर किसी भी वर्ग के जैसे 5 वर्ग हैं तो इनका जो पहला अक्षर है क, च, ट, त, प, इसके पश्चात किसी भी वर्ग का अगर कोई तीसरा या चौथा वर्ण कौन सा? जैसे क है, क का तीसरा और चौथा वर्ण कौन सा है? क, ख, ग तीसरा है और घ चौथा है। इसी तरह से च का है, तीसरा च वर्ग का तीसरा कौन सा है? किसी भी वर्ग का च का हम लेते हैं तो च, छ, ज और झ तीसरा और चौथा हो गया। इसी तरह से ट वर्ग का ले लो, ट वर्ग का क्या है? ट, ठ, ड तीसरा है और ढ चौथा है। इसी तरह से त वर्ग का है, द तीसरा है और ध चौथा है। प वर्ग का ले लो, प, फ, ब तीसरा है और भ चौथा वर्ण है। तो इसका नियम क्या है कि अगर किसी क, च, ट, त, प किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के पश्चात किसी अन्य वर्ग का भी तीसरा या चौथा वर्ण आता है इनमें से, या य, र, ल, व, ह या कोई भी स्वर आता है, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी जैसे एक उदाहरण देखो, जैसे एक उदाहरण है दिक् प्रदर्शन। जैसे दिग्दर्शन है, दिग्दर्शन से ये दिग्दर्शन बना। दिग्दर्शन कैसे बना कि जैसे ये क वर्ण है, अब ये क जो है, देखो संधि के इधर वाला अक्षर हमने लिया कि ये क के बाद क्या है? द। तो द क्या है? त वर्ग का त, थ, द, त वर्ग का तीसरा अक्षर है ना। किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण इनमें से, अब ये द जो है, ये देखो त वर्ग का तीसरा वर्ण है, त, थ, द, तो तीसरा वर्ण आ गया। अब यहां पर क के बाद तीसरा वर्ण आ गया, तो क जो है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। क जो है ये किस में बदल जाएगा? ये अपने आप ही ग में बदल जाएगा। व्यंजन संधि में केवल जो संधि के इधर वाला अक्षर होता है केवल वही बदलता है। बाद वाले जो होते हैं इनसे कोई संधि नहीं बनती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल परिवर्तन होता है तो संधि के इस वाले अक्षर में ही होता है। अब ये क जो है वो किस में बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा। बाकी तो वही चीज है, देखो दर्शन शब्द तो वही है, लेकिन यहां पर दिग्दर्शन से दिग्दर्शन बन गया, क्योंकि क जो है, क के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आने से ये वाला अक्षर अपने आप ही तीसरे में बदल जाएगा। तो क से क्या बन गया? दिग्दर्शन। तो दिग की जगह क्या बन गया? दिग। ये ग जो है ये क्या है? हलंत वाला, तो हम इसको आधा भी लिख देते हैं ऐसे करके, दिग। इसी तरह से देखो अजंत शब्द है। अजंत क्या है? अब ये संधि आधे अक्षर पर नहीं बनती कभी भी। ये जय है, जय में क्या है? ये यहां पर जय से संधि बनेगी। संधि कैसे बनेगी? जय है, च, छ, ज, च वर्ग का तीसरा वर्ण है,
च वर्ग का तीसरा वर्ण है। अब इसको संधि करते समय ये ज किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में, यानी च वर्ग में ही बदल जाएगा। च छ ज, तो यहां पर क्या बन गया? अ च, अच प्लस अंत। अंत अ क्यों लिखा? क्योंकि ज में अ की मात्रा है। तो अजंत शब्द से क्या बना? अच प्लस अंत। क्योंकि देखो अच प्लस अंत से अजंत बना, क्योंकि च वर्ग के बाद मैंने क्या बोला था? किसी भी वर्ग का पहला अक्षर च आ गया। च वर्ग का पहला अक्षर है ये, अपने वर्ग का, और उसके बाद कोई भी स्वर आए या कोई स्वर आए, आ गया ना, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। अब इसके बाद क्या आ गया? स्वर आ गया। जब स्वर आ गया तो च जो है वो अपने आप ही किस में बदल गया? ये ज में बदल गया। अब ज इसके बाद नेचुरली अ है, अ, तो ज में जब अ मिलाया तो क्या बन गया? ज बन गया। स्वर को मिला सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यंजन है तो हम उसको तोड़ नहीं सकते। स्वर जरूर यहां मिल सकता है, लेकिन व्यंजन को नहीं तोड़ेंगे हम। अब इसी तरह से जगदीश है। जगदीश शब्द जो है वो किससे बना? जगत, हम कहते हैं कि जगत प्लस ईश, इससे बना जगत प्लस ईश। अब ये तय जो है, देखो तय वर्ग आ गया, क्योंकि ये द है। जगत, हम जगद नहीं लिख सकते, हम तय लिखेंगे, क्योंकि त थ द तय वर्ग का तीसरा अक्षर है। जब ये तय वर्ग का तीसरा अक्षर है तो ये अपने आप ही पहले अक्षर में बदल जाएगा, क्योंकि इसके बाद ई की मात्रा है और यहाँ पर क्या है? स्वर है ई। तो यहाँ पर ई है तो ये स्वर है। अब यहाँ पर जब स्वर है और यहाँ पर क्या है? द, तो इसको लिखते समय द जो है वो किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में। तो तय वर्ग का त थ द तय में बदल जाएगा, तो बन गया जगत प्लस ईश। क्योंकि इसमें ई की मात्रा है तो यहाँ ईश लिख दिया। इसी तरह से सद्भावना। अब सद्भावना जो है, अब यहाँ पर ये देखो भावना शब्द तो है, भावना तो अलग हो गया। अब ये दो शब्दों से बन रही है संधि, सद प्लस भावना। लेकिन संधि करते समय हम किस में बदलेंगे? भावना शब्द को तो हम नहीं छेड़ेंगे, भावना तो ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इस वाले वर्ग में अगर मात्रा होती स्वर की तो वो यहाँ मात्रा लिखी जाती, लेकिन ये भावना शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है सद्भावना। अब ये द है, तो द तय थ द तय वर्ग का तीसरा वर्ण है। तीसरा वर्ण है तो तीसरा वर्ण संधि करते समय किस में बदल जाएगा? पहले में बदल जाएगा। तय वर्ग का तो तय में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सत प्लस भावना। अब संधि करते समय तय किस में बदल जाएगा? सद्भावना, सत, क्योंकि द में हलंत है। सद्भावना तो सत प्लस भावना बन जाएगा। इसी तरह से एक और नियम है कि अगर किसी भी वर्ग का पहला या तीसरा व्यंजन, पहला या तीसरा मतलब जैसे क वर्ग है, क वर्ग का पहला क है और तीसरा क्या है? ग, क ख ग। किसी भी वर्ग का पहला या तीसरा व्यंजन के बाद अगर कोई भी नासिक के व्यंजन, नासिक यानी हर वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है, क ख ग घ ण, च छ ज ज न, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, तो हर वर्ग का ये अंतिम अक्षर है जिसको नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं। नासिक के व्यंजन अगर आता है तो पहला या तीसरा वर्ण, किसी भी वर्ग के पहले या तीसरे व्यंजन के बाद कोई नासिक के व्यंजन आता है तो पहला या तीसरा वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। अब देखो, अब जैसे ये है
वाक प्लस मय, ठीक है। अब वाक प्लस मय क्या है, अब ये कै है, अब ये कै के बाद क्या है, माँ है। माँ का मतलब क्या है, प फ ब भ माँ, माँ नासिक के व्यंजन है। अब यहाँ पर जब ये नासिक के व्यंजन इसके बाद आया तो ये कै वर्ग का जो पहला अक्षर है ये अपने आप ही पांचवें वर्ग में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। कै वर्ग का अंतिम अक्षर है क ख ग घ ङ, यानी वांग मय, ये मंगे आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर भी अंतिम अक्षर आ गया प फ ब भ म, जब यहां पर अंतिम अक्षर आ गया तो इस वर्ग का भी अंतिम अक्षर ही यहां पर आ जाएगा। इसी तरह से जगत प्लस नाथ है। अब जब हम इसकी संधि वाले शब्द की को हम शब्द बनाएंगे तो ये बन गया, और जब हम इसकी संधि करेंगे तो हमको पता है वांग ङ है, ये अंतिम अक्षर है, कै वर्ग का अंतिम अक्षर है। अंतिम अक्षर का मतलब क्या है, इस अंतिम अक्षर के बाद भी म है, ये भी नासिक के व्यंजन है। जब ये प फ ब भ म ये भी अंतिम वर्ण है तो ये वाला ङ जो है ये पहले अक्षर में बदल जाएगा। इसी तरह से देखो जगत प्लस नाथ, अब ये यहाँ पर ये भी ना है, त थ द ध न, ये नासिक के व्यंजन है न। अब यहाँ पर जब ये नासिक के व्यंजन है तो ये त वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है, त थ द ध न, तो त भी किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के अंतिम अक्षर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जगत प्लस नाथ से क्या बन गया, जगन नाथ, दोनों ही नासिक के हो गए, और ये भी दोनों नासिक के हो गए। इसी तरह से ये षटमुख है। षटमुख जो है देखो ये भी मैं है, अंतिम अक्षर है पै वर्ग का, ये ट है। अब दोनों ही, अब ट को क्या करेंगे, इसको भी अपने वर्ग के ट वर्ग के अंतिम अक्षर में बदल देंगे। तो ट वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है, ट ठ ड ढ ण, तो क्या बन जाएगा, शर्ण मुख। ये दोनों ही नासिक के हो गए ना। इसी तरह से ये तन्मय शब्द है, तन्मय शब्द है। अब ये देखो दोनों ही नासिक के हैं, न भी है और म भी नासिक के है, तो संधि इन दोनों पर ही तो बनेगी, तन प्लस मय। अब ये मय शब्द तो हमने लिख दिया, लेकिन न जो है क्या है, अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तत्। न से क्या बन गया, त, क्योंकि त वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है, न, तो यहां ये भी नासिक के और ये भी, ये दोनों ही नासिक के हो गए। अब इसका तीसरा नियम क्या है कि त या द व्यंजन के बाद च या छ आए तो त द च में बदल जाएगा। त या द के बाद ज या झ आए तो ज में बदल जाएगा। ट ठ हो तो ट में बदल जाएगा, ड ढ हो तो ड में बदल जाएगा, और ल होने पर ल बन जाता है। देखो ये सारे त या द के बाद हैं, त या द के बाद ज झ हो तो ज में, त द जो है वो ज में बदल जाएगा। त या द के बाद ट या ठ हो तो त या द ट में बदल जाएगा। अब जैसे क्या है, उत प्लस चारण, अब उत प्लस चारण शब्द है, लेकिन अब देखो अब यहां पर ये क्या है, च, उच्चारण। तो नियम क्या है, त या द व्यंजन के बाद च या छ हो तो त या द च में बदल जाएगा। अब यहां पर त के बाद क्या है, च है, तो त या द किस में बदल गया, ये त भी अपने आप ही च में बदल जाएगा, उच्चारण बन गया, ये वाला च यहां आ जाएगा। जैसे एक शब्द है उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, ये क्या है, त, तो त या द के बाद अगर ज या झ हो, ज आ गया, तो त या द किस में बदल जाएगा,
जय में बदल जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि इनके बाद तय या दय के बाद अगर कोई भी ए वाला अक्षर आता है, टैट है, चैच है, तैत है, तो ये तय जो है वो उसी में ही उसी वर्ग के उसी अक्षर में बदल जाएगा। क्यों तय जो है वो किस में बदल गया? जय में बदल गया। क्योंकि तय या दय के बाद जय जय हो तो तय या दय किस में बदल जाएगा? ये भी ज में बदल जाएगा। तो उज्ज्वल बन गया। इसी तरह से विपद जाल है। विपद जाल यानी तय या दय के बाद जय या झय हो तो तय या दय किस में बदल जाएगा? ये वाले जय में ही बदल जाएगा। तो ये विपद प्लस जाल मिलकर क्या बन गया? विपद जाल। इसी तरह से तत् प्लस लीन है। अब हमको क्या करना है, जैसे मैं इसको छोड़ो, मैं ये वाला शब्द लेती हूँ। अब हमको पता है ये लय, यहाँ दो लय हैं, जैसे दो जय थे, दो चय थे, दो जय, यहाँ पर दो लय हैं। अब यहाँ पर ये लय है, हमें नियम पता है कि तय या दय के बाद अगर लय आता है तो तय या दय किस में बदल जाएगा? लय में ही बदल जाएगा। अब यहाँ पर तय या दय के बाद लय आ गया। जब लय आ गया तो तय या दय फिर अपने आप किस में बदल गया? ये भी ल में ही बदल गया। तो ये क्या बन गया? तल्लीन। अब इसका एक नियम और है कि म के बाद, म यानी प फ ब भ म नासिक के व्यंजन, प वर्ग का अंतिम वर्ण, म के बाद जिस भी वर्ग का व्यंजन आता है तो म जो है वो उस वर्ग के अंतिम वर्ण में बदल जाता है। कैसे? जैसे ये देखो, ये शब्द है सम प्लस कल्प। सम प्लस कल्प। अब यहाँ पर ये क्या है? म, अंतिम अक्षर है, नासिक के व्यंजन है म, और इसके बाद क्या है? क। अब यहाँ पर म के बाद जिस भी वर्ग का व्यंजन आता, अब यहाँ पर क वर्ग का व्यंजन आ गया, क आ गया, तो म जो है उस वर्ग के अंतिम वर्ण में बदल जाएगा। इस वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है? क ख ग घ ङ। तो मैं की जगह पे क्या हो जाएगा? अंतिम अक्षर में बदल जाएगा। हम इसको संकल्प ऐसे भी लिखते हैं और हम संकल्प को बिंदी भी डालकर लिख देते हैं ना। अब देखो इसी तरह से एक शब्द है सम प्लस पूर्ण। ठीक है, अब ये सम प्लस पूर्ण, अब इसको हम क्या लिखेंगे? ये क्या है? ये मैं है। म के बाद क्या है? पै वर्ग है। अब पै वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है? प फ ब भ म। तो मैं जो है ये म में ही बदलेगा। तो सम प्लस पूर्ण मिलकर क्या बन गया? संपूर्ण। इसी तरह से संशोधन शब्द है। संशोधन, अब ये क्या है कि सा, अब यहाँ पर देखो एक चीज और है कि सम प्लस शोधन, मैं जो है यहाँ पर, अब इसके बाद मैं के बाद क्या है? श। अब श का श किसी भी वर्ग का कोई अक्षर नहीं है, क से लेकर म तक किसी भी वर्ग में नहीं आता। अब यहाँ पर म जो है ये किस में बदलेगा? ये किसी में नहीं बदलेगा, मैं केवल अनुस्वार में बदलेगा। अनुस्वार का मतलब क्या है? हम बिंदी डाल देते हैं। आपको पता होगा कि क से लेकर म तक के बाद जो अक्षर आते हैं कौन कौन से? य, र, ल, व, श, श, स, ह, ये वाले जो अक्षर आते हैं ये किसी भी वर्ग में नहीं आते, लेकिन अगर ये आते हैं, जैसे ये श आ गया, श में आ गया, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? केवल बिंदी ही डालते हैं। पंचम वर्ण तो केवल क से म तक आता है, लेकिन बाकी ये जो अक्षर अगर आते हैं य, र, ल, व, श, श, स, है, क्षौत्र, ये अगर अक्षर आते हैं तो केवल मैं जो है वो अनुस्वार में बदल जाएगा, बिंदी में बदल जाएगा। इसी तरह से देखो संविधान, अब मैं है, मैं के बाद अब क्या आया? वह।
य र ल व आया। अब वै का कोई पंचम वर्ण तो है नहीं, तो यहाँ पर मैं की जगह क्या लिख देंगे, केवल हम बिंदी डाल देंगे, अनुस्वार डाल देंगे। इसी तरह से एक नियम और है कि अगर किसी स्वर के पश्चात छ आता है तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। यानी किसी स्वर के बाद अगर छ आता है तो छ से पहले च जुड़ जाता है। कैसे? कि जैसे ये है संधि प्लस छेद, ये शब्द है। अब संधि प्लस छेद में यानी कि यहाँ पर क्या है, ध को हम तोड़ेंगे तो ध में ई की मात्रा है, ई प्लस छेद। अब नियम क्या है कि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आए, अब यहाँ पर ये स्वर है ई, ध में ई की मात्रा है, ई प्लस छ है, छ आ गया तो छ से पहले क्या जुड़ जाएगा, च जुड़ जाएगा अपने आप ही। छ से पहले क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर अपने आप ही च जुड़ जाएगा। इसको तो हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये तो संधि शब्द है ना, तो संधि प्लस छेद तो क्या बन जाएगा, दोनों को मिला के संधित छेद, यहाँ पर च आ गया। इसी तरह से आ प्लस छादन है। आ क्या है, आ तो अपने आप में ही स्वर है, तो किसी स्वर के बाद छ आया, आ के बाद क्या आ गया, छ, तो छ आता है तो छ से पहले क्या जुड़ जाएगा, अपने आप ही यहाँ पर च जुड़ जाएगा। ये छ से पहले च जुड़ गया तो आ और छा के बीच में क्या आ गया, च आ गया। इसी तरह से ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद में क्या है कि अनु प्लस छेद। अब जब हम, जैसे अनुच्छेद शब्द है, हम जब संधि करेंगे तो हम ये बीच का च हटा देंगे, ये वाले च नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि अनु प्लस छेद से अनुच्छेद अपने आप ही बन जाएगा। क्योंकि च न में क्या है, ऊ की मात्रा, न प्लस ऊ। अब ऊ की मात्रा है प्लस छेद, तो ऊ की ऊ स्वर आने से स्वर के बाद छ आ गया, तो छ से पहले क्या आ जाएगा, अपने आप ही च आ जाएगा, तो ये बन गया अनुच्छेद। इसी तरह से छत्र छाया है। अब ये क्या है, छत्र, त्र किससे बना, त प्लस र, त प्लस र प्लस अ के मेल से त्र। अब ये अ है प्लस इसके बाद क्या है, छ है, तो स्वर के बाद छ आया। ये भी एक नियम है, छ के बाद छ आने से, स्वर के बाद छ आने से, तो छ से पहले क्या जुड़ जाएगा, शब्द बनाते समय च जुड़ जाएगा, तो ये च अपने आप ही जुड़ गया और छत्र छाया मिलकर क्या बन गया, छत्र छाया। और जब संधि करेंगे तो क्या लिखेंगे, छत्र प्लस छाया। इसी तरह से आच्छादन है, तो संधि करते समय क्या लिखेंगे, च को हटा देंगे और लिख देंगे आ प्लस छादन। आज व्यंजन संधि अब यहीं ख़त्म होती है। अब विसर्ग संधि पार्ट 3 में मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।